देखिए, कल जब हमने अपनी क्लास समाप्त की थी, ख़त्म किया था, तो हम इस बात पे डिस्कशन कर रहे थे कि क्या प्रेसिडेंट का जो पोस्ट होता है वो एज अ रबर स्टैम्प होता है या नहीं होता है। और थोड़ा हम उसको प्राइम मिनिस्टर के साथ में कंपैरिजन भी देख रहे थे कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति होती है, प्राइम मिनिस्टर के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या बताया गया है। तो आज उन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और जैसे आपको यहाँ पर हमारे देश के प्रेसिडेंट्स दिख रहे हैं जो अब तक हुए हैं, रामनाथ कोविंद जी से पहले तक, और यहाँ पर आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर्स दिख रहे हैं। तो अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि क्या रियलिटी में ऐसा है कि प्रेसिडेंट का एक पोस्ट होता है जो वो बस एक औपचारिकता मात्र है, ना कि उसमें कोई पावर होती है, ना कुछ होता है, सिर्फ सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास में ही होती है, तो क्या ये रियलिटी में है या फिर ऐसा सिर्फ हमको बताया जाता है। इसके लिए हमको जितने भी हमारे प्रेसिडेंट हुए हैं और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उनके बीच के आपसी रिलेशंस को, क्या किस तरीके की इनकी वर्किंग स्टैंडर्ड्स रहे थे, उसको समझना होगा। और आप में से कुछ लोगों के अलग अलग पॉलिटिकल माइंड हो सकते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल थिंकिंग हो सकती है, तो इन सब चीज़ों पे आप बिल्कुल मत जाइएगा, पहले से ही मैं बताते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि ये एक बैकग्राउंड है जो एक्चुअल में रियलिटी में हुआ है। हो सकता है वो चीज़ें आपको पसंद आए, हो सकता है चीज़ें वो आपको पसंद ना आए। तो इन सब चीज़ों को एक साइड में करते हुए आपको बस उस पर फोकस करना है जो रियलिटी में हुआ है और जो आपको आंसर लिखने में मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हम किसके विषय में, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के संबंधों के विषय में। तो थोड़ा सा हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में रिकॉल कर लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के रिस्पेक्ट में हमने कल क्या बातें की थी। देखिए, जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 74, 75, 77 इन तीनों में और 78 में एक तरीके से पीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में जानकारी दी है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इन 5 आर्टिकल से, आपको 4 आर्टिकल से कहें तो, क्योंकि 76 आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में बता देता है, तो 76 में कंसीडर नहीं होता है। ये 4 आर्टिकल जो होते हैं ये आपको प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले अगर हम आर्टिकल 74 की बात करते हैं, आर्टिकल 74 की अगर हम बात करते हैं, अनुच्छेद 74 की बात करते हैं अगर, तो आर्टिकल 74 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है। ये कहता है कि भारत के प्रेसिडेंट को, इंडिया के प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देने के लिए, सलाह और सहायता करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, एक मंत्री परिषद होगी। और इस मंत्री परिषद का जो हेड होगा, जो मुखिया होगा, वो क्या होगा, वो पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर होगा, वो प्राइम मिनिस्टर होगा। ये बात कहाँ पर दी हुई है, आर्टिकल 74 में, और यहीं पर पहली बार में पीएम जैसे एक पोस्ट की बात की गई है। ठीक है, तो और साथ में एक और कंडीशन यहाँ पर लगाई गई है जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की हुई है कि जो ये एड एंड एडवाइस देगी मंत्रिपरिषद, किसको, प्रेसिडेंट को, वो उसको मानने के लिए बाध्य है, कंपल्सन है यहाँ पर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रखा है, शैल बी, और जहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में शैल बी वर्ड यूज़ हो गया है वहाँ पर एक तरीके से हमको क्या हो जाती है, कंपल्सन आ जाती है कि उस बात को मानना ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 74 ये बात कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद का एक मुखिया होगा जिसको प्रधानमंत्री कहा जाएगा, और वो मंत्रिपरिषद क्या करेगी, राष्ट्रपति को समय समय पर जैसी भी आवश्यकता होगी या फिर नहीं भी आवश्यकता है, अगर उसको लगता है तो सलाह एवं सहायता देगी, और राष्ट्रपति एक प्रकार से उसको उस सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे, ऐसा कहा गया है। साथ ही एक बात और इसमें जोड़ी गई है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, मंत्री परिषद ने प्रेसिडेंट को क्या एडवाइस दी है, प्रेसिडेंट को क्या सलाह दी है, इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। इवन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी, मतलब किसी भी जुडिशरी में इसको
नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने क्या सलाह दी, क्यों दी, कैसे दी, इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता है। तो एक तरीके से यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एकदम से इंडिपेंडेंट कर दिया गया है कि वो जो भी सलाह देना चाहें और वो दे सकते हैं। तो ये 74 आर्टिकल आपको कहता है। 75 आर्टिकल आपको क्या कहता है? 75 आर्टिकल क्या कहता है कि प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्टिंग है, जो नियुक्ति है, वो कौन करेगा? वो हमारा प्रेसिडेंट करता है। नियुक्ति के विषय में 74 नहीं बताता है, नियुक्ति के विषय में बताता कौन है? 75 कि कौन प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर अन्य मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर को प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं, नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो अदर मिनिस्टर को अपॉइंट कर रहे होते हैं। तो मिनिस्टर को कौन अपॉइंट कर रहा है? मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन किसकी सलाह पर? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। और प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसको डायरेक्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, जिसकी भी मेजॉरिटी होगी, जिसको प्रेसिडेंट को लगता है कि ये मेजॉरिटी प्राप्त कर सकता है, अपने विवेक, अपने डिस्क्रिशनरी पावर से वो अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो जाती है प्रेसिडेंट की और प्राइम मिनिस्टर की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच के संबंध की। साथ ही ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ये लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मीन्स वो जो भी काम करेंगे उसके लिए उनको लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अगर लोकसभा में कोई क्वेश्चन उठता है उनके किसी डिसीजन पर, तो उनको आंसर देना पड़ेगा। अगर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऐसे के हैं जो ये उनकी अगर वोटिंग होती है और वहाँ पर वो हार जाते हैं, उनके बात को नहीं माना जाता है, तो लोकसभा में उनकी मेजॉरिटी ख़त्म होती है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इस्तीफ़ा भी देना पड़ सकता है। ठीक है, मतलब ओवरऑल ये लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लोकसभा के लिए ही क्यों, राज्यसभा के लिए क्यों नहीं? क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा के लिए, ना कि राज्यसभा के लिए। ठीक, और कब तक ये पोस्ट पे रह सकते हैं? इनडायरेक्टली तो जब तक पीएम चाहे वो तब तक, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक ये पोस्ट पे रहेंगे। हालांकि होता क्या है कि जब भी पीएम चाहते हैं कि इसको मुझे बदलना है, दूसरे को ले आना है, तो प्रेसिडेंट को कहते हैं, प्रेसिडेंट बदल देता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बातें लिखी गई हैं। अब एक और चीज़ कई बार पूछी जाती है आपको समझने के लिए कि आखिर इस पीएम की पोस्ट का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का शुरुआत कहाँ से हुआ, कहाँ से ये पोस्ट आए हैं? ठीक है, तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? आपको जाना पड़ता है ब्रिटेन में। हालांकि इसके बारे में हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं जब हम प्रीएम्बल वगैरह का अपना चैप्टर कर रहे थे। जब यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर क्या पाते हैं? पहले क्या, आज भी वहाँ पर क्राउन का ही शासन होता है, लेकिन पहले क्या था कि क्राउन हर एक चीज़ में इन्वॉल्व था, चाहे पॉलिटिकल डिसीजंस लेने हो या कुछ भी। जैसे आज वहाँ पे पीएम वगैरह होते हैं, वैसे पहले नहीं थे, सिर्फ क्राउन ही चलता था। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वहाँ की एक राजकुमारी रहती हैं, उनके प्रेम संबंध होते हैं किससे? जर्मनी के एक प्रिंस से। दोनों में विवाह हो जाता है। विवाह जब हो जाता है तो जर्मनी के जो राजकुमार रहते हैं, प्रिंस रहते हैं, वो बन जाते हैं क्राउन राजा। कहाँ के? ब्रिटेन के। भाषा आती नहीं थी, लैंग्वेज आती नहीं थी उनको अंग्रेज़ों की, और ना वहाँ की जनता से, पब्लिक से उनका कोई कनेक्शन था। वो तो बस प्रेम में पड़ के राजा बन गए थे बाय डिफ़ॉल्ट। तो प्रेम संबंध में अपने डूबे हुए रहते थे, पब्लिक पर कोई ध्यान नहीं रखते थे। तो वह उसी समय एक वहाँ के लीडर हुए। भाई सदन तो तब भी थी, पार्लियामेंट तो वहाँ की तब भी हुआ करती थी, पावर भले क्राउन के पास में थी। तो उन्होंने भैया कहा, रॉबर्ट वॉलपोल के करके थे, उन्होंने कहा क्राउन से, भाई आप ध्यान दे नहीं रहे हो पब्लिक पर, आप कोई पॉलिसी मेकिंग कर नहीं रहे हो, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। या तो आपको हटा दिया जाए या फिर कुछ बात आगे बढ़ाओ और हम लोग को इस पावर दे दो कि हम सारी पॉलिसी मेकिंग फ्रेमिंग करें, आपको समय समय पर चीज़ें बताते रहेंगे। तो क्राउन को तो वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ करो। तो रॉबर्ट वॉलपोल जो थे, उन्होंने कुछ अपने मिनिस्टर्स को, अपने फ्रेंड जो थे उनको लिया कि भाई जो उनके पक्के दोस्त थे उनको लिया और
सब लोग को कहा कि तुम ये काम देखोगे, तुम ये काम देखोगे, तुम ये काम देखोगे, तुम ये काम देखोगे। इस तरीके से उन्होंने काम का, वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो यहीं से पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पोस्ट आ गया। पीएम कौन बन गए? रॉबर्ट वॉलपोल, और उनके सारे जो मिनिस्टर फ्रेंड थे जो मिनिस्टर बन गए, जिनको अलग अलग काम दे दिया गया, वो मिनिस्टर बन गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन गए। तो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो पोस्ट था वो ब्रिटेन में आ गया। और हमारे ऊपर तो अंग्रेज़ों का ही शासन चला करता था उस समय। तो धीरे धीरे हमने भी वही चीज़ें सीख ली, तो हमारे यहाँ भी वो चीज़ें एडॉप्ट हो गई। साथ ही जैसे अभी हमने कहा कि लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ऐसे ही ये पॉसिबिलिटी भी यहीं से आई। रॉबर्ट वॉलपोल जो थे, इन्होंने फॉरेन पॉलिसी को लेकर एक लॉ बनाया, लेकिन जो वहाँ की पार्लियामेंट थी, जो कॉमन हाउस था, वहाँ पर क्या हुआ, अब उसका अपोज हुआ। तो रॉबर्ट वॉलपोल ने कहा कि भैया आपको अगर हमारे बनाए पॉलिसी पर विश्वास ही नहीं है तो आज से ये काम मैं नहीं देखूंगा, आप में से कोई और सिलेक्ट हो। तो एक तरीके से उन्होंने क्या कह दिया, रिज़ाइन दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि उस हाउस में सभी लोग उनकी पॉलिसी से एग्री नहीं कर रहे थे, मेजॉरिटी में नहीं एग्री कर रहे थे। तो एक तरीके से लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होने का जो आइडिया आता है वो भी कहाँ से आ जाता है, वो भी ब्रिटेन से आ जाता है। तो ये तो एक बैकग्राउंड चेक हो जाता है किसका, प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का। और जैसे वहाँ पे क्राउन एक नॉमिनेटेड एकदम से रह गया, खाली नाम मात्र के कि जो बता कह देगी वहाँ की प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह देगी वही वो करेंगे, तो वैसे ही हमारे यहाँ भी ऑलमोस्ट सिस्टम आ गया। क्या कि सारे काम जो होते हैं, सब कुछ जो हमारे यहाँ होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। जितनी भी पॉलिसी बनेंगी, सब कुछ बनेंगी प्रेसिडेंट के नाम पे होंगी, प्रेसिडेंट बाद में सिग्नेचर करेंगे। लेकिन साथ में आर्टिकल 74 क्या कह देता है कि प्रेसिडेंट तो वही करेंगे भैया जो मंत्रिपरिषद कहेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कहेगी। तो एक तरीके से आप उनको नाम पे तो उनके कर रहे हो, सब कुछ उनके नाम पे बिल फाड़ रहे हो प्रेसिडेंट के नाम पे, और कह रहे हो कि तुम वही करोगे जो हम करेंगे, अदरवाइज़ कुछ करोगे नहीं। तो यहाँ पर एक डिस्प्यूट आ जाता है। क्या डिस्प्यूट आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो तुम पावर किसको एक तरीके से दे रहे हो, प्रेसिडेंट को, साथ में ही तुम उसको क्या कह दे रहे हो कि तुम वही करोगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगी। तो रियल पावर किसको दे दिए, रियल पावर किसके पास आ गई, प्रेसिडेंट के पास या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, यानी कि पीएम के पास, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी तो पीएम ही सेलेक्ट कर रहा है। तो वास्तविक शक्ति किसके हाथ में आ जाती है संविधान के अनुसार, रियल पावर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किसके पास आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रियल पावर आ जाती है प्राइम मिनिस्टर के पास। और होनी किसके पास चाहिए थी, प्रेसिडेंट के पास, जिस तरीके से सिस्टम बनाया था। लेकिन सब चीज़ों का एकदम से घालमेल करते हुए पावर आ गई पीएम के पास। और यहीं से थोड़ी सी एक प्रश्न बनता है, क्या बनता है आपसे क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि रियल पावर जो हमारे यहाँ है, पावर सत्ता की, वो किसके पास में है, प्रेसिडेंट के पास में है या प्राइम मिनिस्टर के पास में है? तो जब भी आप इसका आंसर लिखेंगे मेंस में या कहीं पर भी आता है, तो पहले तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बताना रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो जो बातें अभी आपको बताई वो आप बता देंगे, जो कल बताई थी वो बता देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में क्या आता है, थोड़ा सा आते हैं। तो कुछ सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे कि पीएम स्ट्रांग बन जाते हैं, साथ में कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी काम करती हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि कौन पावरफुल होगा, कौन पावरफुल होगा। और यही चीज़ आपको समझनी है कि सत्ता, वास्तविक में सत्ता का केंद्र किसके पास है, सेंटर ऑफ पावर किसके पास है, ये आपको समझना होगा, जिसको हम अभी देखते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया, क्या कह दिया कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, उसके एड एंड एडवाइस से प्रेसिडेंट अपना काम करेंगे। लेकिन कुछ बिहेवियर में चीज़ें आती हैं जो प्रेसिडेंट को पावर दे देती हैं। और ऐसे ही हमारे कुछ प्रेसिडेंट रहे हैं जो बहुत ही पावरफुल रहे हैं, और एक तरीके से उन्होंने अपने टाइम ड्यूरेशन में, अपने टेन्योर में प्राइम मिनिस्टर को एकदम से या तो उनके बराबरी पर रहे हैं या फिर उनको डोमिनेट भी किया है। और इनमें हमारे 4 प्रेसिडेंट प्रमुख आ जाते हैं। एक हमारे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे हमारे कौन आते हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन,
तीसरे हमारे कौन आते हैं, के.आर. नारायणन जी, सबसे प्रभावी। और उसके बाद में अब्दुल कलाम जी। और आप इन्हीं सब चीज़ों को समझ जब लेंगे ना, तो आप अपने आप बता दिया करेंगे कि कौन प्रेसिडेंट बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। इस चीज़ को आप खुद बता देंगे जब इस पूरे रिलेशन को आप समझेंगे। और आप खुद समझ जाएंगे क्यों अब्दुल कलाम दूसरी बार प्रेसिडेंट नहीं बने, क्यों एल.के. आडवाणी को मोदी जी ने राष्ट्रपति नहीं बनाया। इन सभी चीज़ों को आप अपने आप खुद विजुअलाइज करके समझ जाएंगे कि क्या ऐसी परिस्थितियां थी, क्या कंडीशंस थी कि इन लोगों को या तो राष्ट्रपति दोबारा टेन्योर नहीं दिया गया या बनाया नहीं गया। एक एक करके इनके रिलेशंस को समझेंगे। और उससे पहले हम देखेंगे कि जो प्रैक्टिकल में जो बातें देखने को मिलती हैं वो क्या क्या हैं, जिनके आधार पर हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पावरफुल होगा या प्रेसिडेंट होगा। प्रैक्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन ने तो कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्रैक्टिकल क्या कहता है, तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही फैक्टर। सबसे पहले देखते हैं कि जो उसका कैरेक्टर है, किसका, प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर का, उसका कैरेक्टर कैसा, उसका व्यक्तित्व कैसा है। क्या एक पावरफुल कैरेक्टर है या फिर ढीला ढाला सा कैरेक्टर है, मतलब बहुत ज़्यादा उस एक्टिव नहीं है। एक बहुत एक्टिव रहने वाला कैरेक्टर है, एक बहुत ही मतलब पैसिव वे में है कि हाँ बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है जो हो रहा है होने दो। तो उसका कैरेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट, बाय नेचर वो कैसा पर्सन है, एक तो ये फैक्टर काम करता है। दूसरा क्या काम करता है, पब्लिक पर उसकी कैसी पकड़ है, पब्लिक पर उसकी कैसी पकड़ है, पब्लिक उसके बारे में क्या सोचती है, उसको अच्छा समझती है, बुरा समझती है या फिर न्यूट्रल रहती है, ये चीज़ कार्य करती है। तीसरा, पार्लियामेंट में या फिर कहें ओवरऑल कहें स्पेसिफिक वे में कि लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन क्या है, मतलब उसके पास फुल मेजॉरिटी है या फिर ऐसी कंडीशन है कि उसके पास मिली जुली सरकार है, एक गठबंधन की सरकार है। तो एक ये फैक्टर काम करता है। और दूसरा, वर्किंग स्टाइल, प्रेसिडेंट किस हिसाब से काम कर रहे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर किस हिसाब से काम कर रहे होते हैं, दोनों की वर्किंग स्टाइल कैसी है ये। और यही वो फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन ज़्यादा पावरफुल रहेगा, प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा कुछ और भी परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे देश में किस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है, कोalition की चल रही है, गठबंधन की चल रही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ किस तरह की हैं, नेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस किस तरीके से चल रहे हैं, क्या कहीं पर इस तरीके की सिचुएशन हो रखी कि इंटरनल या एक्सटर्नली कोई दबाव है या सुरक्षा का लेके मसला है, प्रोटेक्शन का है, इस तरीके की फैक्टर्स भी काम कर रहे होते हैं। दूसरा, प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में एज क्या है, एज डिफरेंस क्या है, किसकी एज अधिक है, ये सारे फैक्टर भी काम कर रहे होते हैं। और इन्हीं सारे फैक्टर्स पे ये डिसाइड होता है कि रियल पावर किसके पास रहेगी अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको समझने के लिए ही हम एक एक करके जो भी हमारे प्रेसिडेंट हुए हैं और जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उनके बीच के रिलेशन को समझेंगे। जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी आधार पे जाएंगे हम कि किस तरीके से राजेंद्र प्रसाद जी के इनके काउंटर पार्ट जो थे, राधाकृष्णन के काउंटर पार्ट जो थे, जाकिर हुसैन के काउंटर पार्ट जो थे, उनके संबंधों को हम समझते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं, देखते हैं कि कौन कौन क्या क्या कहता है था। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के दौर की। और इस समय थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फिर से बात वही एक पहले रिपीट कर दे रहा हूँ कि पॉलिटिकल एजेंडा मत बनाइएगा, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, जो सही बात है वो सही बात है, जो घटित हुआ है वो घटित हुआ है। ठीक है, कांग्रेस बुरा नहीं हो जाएगा और बीजेपी बुरा नहीं हो जाएगा, ना कांग्रेस अच्छा हो जाएगा ना बीजेपी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर जो हुआ है, जो समझना है वही कर रहे हैं हम। ठीक, तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप जानते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी जो संविधान का निर्माण कर रही थी, वो उसके प्रेसिडेंट थे, उसके अध्यक्ष थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। अगर
जो हमने फैक्टर्स की अभी बात की थी कुछ, कि उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा था, उनका व्यक्तित्व कैसा था, तो इस बारे में अगर हम बात करते हैं पीएम और प्रेसिडेंट की, तो जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका राष्ट्रपति जो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं, बहुत बड़ी बात थी, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने आप में प्रभावशाली, मतलब दोनों का व्यक्तित्व कैसा था, प्रभावशाली। ये भी टिक मार गए, ये भी टिक मार गए। प्रधानमंत्री की अगर जनता पर पकड़ थी तो राष्ट्रपति भी जो राजेंद्र प्रसाद थे वो बिहार के कद्दावर नेता हुआ करते थे, उनकी भी पब्लिक पर पकड़ खूब थी। यहाँ भी दोनों एकदम बराबरी पे आ गए, यहाँ भी दोनों एकदम बराबरी पे आ गए। एज डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, तो यहाँ भी ऑलमोस्ट ये लोग बराबर पे रहे। ठीक है, अब रही बात दलीय स्थिति की, तो उस समय पहली ही गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी और हमारे राष्ट्रपति चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, वो उनके लिए कोई बाउंडेशन था नहीं। उन्होंने चूज़ किया कि मुझे, भाई संविधान सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं तो छोटी पोस्ट पे तो जाएंगे नहीं उस मंत्री बनने, उनको पता था कि मैं इसके नीचे अब नहीं जा सकता हूँ, तो उन्होंने प्रेसिडेंट, वो चुनाव वगैरह में नहीं गए, वो प्रेसिडेंट हमारे बने। तो इस तरीके से हर एक फैक्टर में, चाहे राजेंद्र प्रसाद हों चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, दोनों क्या थे, बराबर थे, दोनों बराबर थे। तो इस केस में क्या कभी राजेंद्र प्रसाद ऐसा मानेंगे कि मैं जवाहरलाल नेहरू से पीछे हूँ? नहीं मानेंगे। जवाहरलाल नेहरू कभी मानेंगे कि राजेंद्र प्रसाद से मैं पीछे हूँ? नहीं मानेंगे। और यहीं से इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत टशन थी जो इनके पूरे कार्यकाल में चलती रही। उसके पीछे कुछ कारण भी और थे। कैसे थे? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू यूपी से आते थे और राजेंद्र प्रसाद जी बिहार से आते थे। जवाहरलाल नेहरू जी को पता था कि दोनों एकदम पावरफुल लीडर हैं, तो फ्यूचर में कुछ न कुछ हो सकता है डिस्प्यूट। और साथ में जवाहरलाल नेहरू ये चाह रहे थे कि अगर मैं नॉर्थ से प्राइम मिनिस्टर बन रहा हूँ तो प्रेसिडेंट को इस साउथ का बना दिया जाए। तो लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी भी एक बड़े नेता थे, उन्होंने भी अपना पूरा एकदम से पैक एकदम खेल खेला और उन्होंने इस तरह से सिचुएशन बनने ही नहीं दी कि कोई साउथ का प्रेसिडेंट बने, और उन्होंने अपनी पोजीशन मजबूत की और वो राष्ट्रपति बने। जब राष्ट्रपति बने तो जवाहरलाल नेहरू जी की थिंकिंग थोड़ी सी अलग थी कि जब हम लीडर बन गए हैं तो हमको किसी रिलीजन के फेवर में नहीं जाना है, किसी अपनी इवन रिलीजन को उस तरह से फेवर नहीं करना है। लेकिन जो हमारे राष्ट्रपति जी थे उनका एक अलग मान्यता थी। जो हमारे इनके पुरोहित हुआ करते थे काशी के, उनके ये पैर भी जाकर छू आते थे। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के ये ट्रस्टी भी बन जाते थे, चेयरमैन भी बन जाते थे। जो चीज़ें जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि नहीं ये चीज़ें आप नहीं करिए, ये ठीक नहीं है, लेकिन इनका कहना था भाई मैं फर्स्ट नागरिक हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रिलीजन का एक तरीके से फ्रीडम लिबर्टी दी हुई है, तो अगर नागरिकों के लिए है तो उसमें तो मैं भी शामिल हूँ, तो ये मेरे लिए भी है, तो क्यों ना मैं फॉलो करूँ उसको। यहाँ से डिस्प्यूट। दूसरा, एक और बात आती है, जब पटेल जी की डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो साथ में प्रेसिडेंट जी निकल गए एकदम से उनके साथ, जैसे पद यात्रा में उनकी अंतिम यात्रा में गए। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि आप राष्ट्रपति हैं, आपका जाना इस तरीके से ठीक नहीं है। उन्होंने कहा मेरे मित्र थे, कैसे न जाऊं। यहाँ पर भी कहानी, तो ये सब तो भाई पर्सनल थिंकिंग की हो गई। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रिम क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक पहले राष्ट्रपति से का, जब भी लोकसभा राज्यसभा का सेशन शुरू होता है तो एक स्पीच होती है, उसमें वही बोलता है वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर लिख के देते हैं कि उनको आप ये बोलिएगा। तो उनको ये कहा गया प्रेसिडेंट को कि आप बोलिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। राष्ट्रपति ने बोल दिया, लेकिन बाद में जवाहरलाल नेहरू उसको ला ही नहीं रहते। प्रेसिडेंट बोले भाई तुमने मुझसे गलत स्टेटमेंट क्यों दिलवाया, अगर तुम बोले हो तो इसको लाओ। तो कुल मिलाकर इस तरीके की थिंकिंग इन लोग की बनी रही कि जब तक इनका टेन्योर रहा इनके बीच में एक टशन चलता रहा और कभी ये झुके नहीं। और इसी कारण से इनका जो टाइम ड्यूरेशन माना जाता है वो एक सशक्त माना जाता है कि राजेंद्र प्रसाद कभी झुक के नहीं रहे, दोनों एकदम बराबर। अगर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा तो उन्होंने काउंटर एकदम से उसका तुरंत जवाब दिया। साथ ही अगर कोई पॉलिसी फ्रेमिंग होता तो उसमें भी प्रेसिडेंट क्या कहते कि मैंने आर्टिकल 60 के अराउंड से जनता के कल्याण की शपथ ली है, कॉन्स्टिट्यूशन के
प्रोटेक्शन की शपथ ली है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं एक्टिव रहूं। तो यहाँ से भी दोनों में थोड़ी बहुत बातें होती रहती थी। अब ऐसा नहीं कि मारपीट होता था, एक वैचारिक मतभेद था, एक वैचारिक मतभेद था। वो अपनी बात कहते थे, वो अपनी बात कहते थे, और इस तरीके से चीज़ें चलती थी। और कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसी भी तरह से रबर स्टैम्प की तरह से कार्य नहीं कर रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर किसी भी तरह से रबर स्टैम्प की तरह से कार्य नहीं कर रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाते हैं और राधाकृष्णन जी आते हैं। इनके समय पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी रहे। आपको याद होगा राधाकृष्णन जी का ही दौर था जब चीन का आक्रमण होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को विश्वास नहीं था कि कभी चीन इस तरह से कर सकता है। उनका हिंदी चीनी भाई भाई पर विश्वास था। लेकिन जब आक्रमण हुआ तो फिर उसके बाद में राष्ट्रपति ने अपने पास सत्ता ली और उन्होंने तुरंत बर्खास्त कर दिया कि इसको, जो उस समय के रक्षा मंत्री हुआ करते थे और जो आर्मी हेड हुआ करते थे, दोनों को तुरंत बर्खास्त कर दिया। हालांकि उन दोनों ने जवाहरलाल नेहरू जी को पहले ही चेतावनी दी थी कि चाइना इस तरह से कर सकता है, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। तो यहाँ से क्या हुआ, जब चाइना ने अटैक कर दिया तो नेहरू जी को काफ़ी सदमा लगा और वो काफ़ी सदमे में भी चलेगा। और राधाकृष्णन जी ने उस समय शक्ति अपने हाथ में लेते हुए सब कुछ अपने हाथ में लिया और सारे डिसीजंस खुद लेने लगे, सारी नियुक्तियां अपने अनुसार करने लगे और सारे डिसीजन लेने लगे। तो एक तरीके से राधाकृष्णन जी भी क्या हुए, राधाकृष्णन जी भी बहुत ही प्रभावी हो गए, बहुत ही एक्टिव थे, बहुत ही सक्रिय थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जो दोनों राष्ट्रपति मिले वो दोनों ही बहुत ही सक्रिय प्रधान राष्ट्रपति मिले थे। तो यहाँ पर क्या फीचर आ रहे थे, यहाँ पर सिक्योरिटी का मसला आया और सिक्योरिटी के मसले को लेते हुए राधाकृष्णन जी ने अपने हाथ में ली, सत्ता को ले लिया। तो यहाँ पर ये दो फैक्टर में कौन हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था, लेकिन तर्क देते हुए कहाँ राजेंद्र प्रसाद जी ने आर्टिकल 60 का तर्क दिया और इसी का तर्क दिया इन्होंने राधाकृष्णन जी ने, और दोनों ने एक्टिव होते हुए सक्रिय भूमिका निभाई अपनी। ठीक है, दो लोग हो गए। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस तरीके से थोड़े हुए, उनकी जब डेथ हो जाती है लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के बनने से पहले भी एक कहानी होती है। अब जब चीन का आक्रमण होता है तो उसके बाद के समय में भले ही प्रधानमंत्री रहे पंडित जी, लेकिन वो इमोशनली उनको कभी विश्वास नहीं था कि इस तरह से अटैक हो सकता है, तो बहुत ही वीक पड़ गए थे। तो एक तरीके से सत्ता संभालने का काम करने लगी थी इंदिरा गांधी। और जब पंडित जी की मृत्यु होती है तो इंदिरा गांधी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उनकी रहती थी वो जाती है इंदिरा गांधी जी को कहती है राष्ट्रपति से कि आप इनको अब बना दीजिए, क्या आप इनको प्रधानमंत्री बना दीजिए। तो प्रेसिडेंट ने क्या कहा, प्रेसिडेंट ने कहा कि ये बात ठीक है कि 74 के अकॉर्डिंग मुझे सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, लेकिन 75 को भी तो देखिए आप। 75 क्या कहता है, मैं एक पीएम अपॉइंट करूँगा और उस पीएम की सलाह पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। यहाँ पर आपका पीएम अभी नहीं रहा, आपके पीएम की डेथ हो चुकी है, तो ऑटोमेटिकली आप भी अपने आप में नहीं रह जाते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं रह जाती है। अब आप अगर मुझे ये कहते हैं कि मैं पीएम को बना दूं इंदिरा गांधी को, तो ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपका स्वयं का अस्तित्व नहीं है। और पीएम बनाने के लिए अगर आप पहले आप जाइए अपने सदन दल के बैठकों की, जो भी सदस्य हैं उनकी बैठक कीजिए और अपना लीडर चुन के आइए। अगर इंदिरा गांधी को वो लीडर जब चुन लेंगे, आप मेरे पास आएंगे तो मैं उनको पीएम अपॉइंट कर दूंगा और उसके बाद वो आप लोग को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट कर लें। तो उन्होंने इस तरीके से बात की। अब क्या हुआ, बैठक होती है। जब बैठक होती है तो इंदिरा गांधी जी की जगह लाल बहादुर शास्त्री जी चुन लिए जाते हैं। कौन, लीडर। अब और लीडर जब वो चुन लिए जाते हैं तो वो बन जाते हैं क्या, पीएम। और आगे की कहानी जब तक लाल बहादुर शास्त्री जी रहे और जिस प्रकार से नहीं रहे, थोड़ा बहुत आप कोरिलेट कर सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ना समझाने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति ने क्या किया, किसी के बहकावे में वैसे नहीं है, उन्होंने अपने विवेक का, डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ किया और संविधान की उस तरीके से व्याख्या की जो उनको सही लग रहा था और जो उनके विचार में सही था, जिस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठ सकता था।
तो यहाँ से भी क्या हो जाते हैं, वो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व हो जाते हैं। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनती हैं। सब कुछ देखा हुआ था, बहुत ही पावरफुल व्यक्तित्व की थी, ठीक है। और जब उसके बाद में राधा कृष्णन जी का टेन्योर ख़त्म हुआ तो इन्होंने ये चीज़ तो समझ लिया था इतने दिनों में कि मुझे प्रधानमंत्री भी नहीं बनने दिया था और मेरे पिताजी को भी इस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो इन्होंने ये तो डिसाइड कर लिया कि प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए, जो उनकी मनपसंद का हो, जो उनसे ज़्यादा क्वेश्चन ना करे। तो इन्होंने क्या किया, जो कांग्रेस के उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो किसी और को बनाना चाह रहे थे प्रेसिडेंट, कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे। लेकिन इन्होंने धीरे से कहा कि मुझे वीवी गिरी भी पसंद है। तो उसके बाद में क्या हुआ, वीवी गिरी बन गए राष्ट्रपति। अब वीवी गिरी जो बने हैं राष्ट्रपति, वो किसके उससे बने हैं, इंदिरा गांधी के ही कारण बने हैं। तो क्या वो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट कभी जाएंगे? जाहिर सी बात है नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका नियुक्ति में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो इस समय क्या हुआ, वीवी गिरी और इंदिरा गांधी के समय प्राइम मिनिस्टर जो थी वो पावरफुल हो गई, प्राइम मिनिस्टर पावरफुल हो गई, और क्योंकि एक तरीके से उन्होंने एहसान किया था। तो यहाँ पर दूसरा फैक्टर आप देखते हैं। और साथ ही वीवी गिरी के रिस्पेक्ट में इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व बहुत ही बड़ा था और ज़्यादा प्रभावी था। उसके बाद वीवी गिरी जब अपने 5 साल के टेन्योर के लास्ट में पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा 3 साल के बाद में उनको लगा, अरे यार मैं भी राष्ट्रपति हूँ, कुछ करता हूँ। तो उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया तो इंदिरा गांधी को समझ में आ गया कि अब ठीक नहीं है, बदल देना चाहिए, क्योंकि दूसरा टेन्योर अगर आ गया है तो ये फिर से परेशान करेंगे, पावर में आ जाएंगे तो क्वेश्चन करते रहेंगे। वीवी गिरी दूसरी बार बनना चाहते थे लेकिन उनको नहीं बनाया गया। फ़खरुद्दीन अली को फिर से नियुक्त कर दिया, किसने, इंदिरा गांधी जी ने। फिर से नियुक्ति कौन कर रहा है, इंदिरा गांधी ने जी ने की। तो यहाँ पर भी प्रभावी कौन रहेगा, इंदिरा गांधी ही रहेंगी। और इमरजेंसी पर जब साइन करने की बात आ रही थी जो 75 में लगी थी, फ़खरुद्दीन को पता था कि इस पे कोई भी डिस्कशन मंत्रिपरिषद के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी रात में इन्होंने सिग्नेचर कर दिए। क्यों कर दिए, क्योंकि एक तरीके से इंदिरा गांधी जी के एहसानों से कहा, फिर जिससे भी कहें दबे हुए थे। तो एक इन दोनों लोगों के टेन्योर में क्या हुआ, इन सभी लोगों के टेन्योर में क्या रहे, जो इंदिरा गांधी थी वो पावरफुल रही और प्रेसिडेंट जो थे वो कमज़ोर रहे। और यहाँ पर आपको एक रबर स्टैंप वाली बात सही होते हुए दिखेगी कि हाँ प्रेसिडेंट एक रबर स्टैंप ही हैं। तो दोनों तर्क में से एक तर्क आपका यहाँ पे ये निकला। पहले रबर स्टैंप अभी तक नहीं थे लेकिन अब हो गए। यहाँ पर वही सारी बातें लिखी हैं, कुछ अलग से नहीं लिखा है। उसके बाद में मोरारजी देसाई और कार्यवाहक राष्ट्रपति आए थे वीडी जली। इस समय भी क्या हुआ, इस समय थोड़ा सा इन्होंने एक्टिवनेस दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब मोरारजी देसाई सरकार बनाते हैं, कब, इमरजेंसी के बाद में, तो इन्होंने एक साथ 9 कांग्रेसी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी। और इस तरीके से क्या हुआ, उसको मान भी लिया गया। तो यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर ही प्रभावी हो गए, जबकि वो गलत था तब भी प्राइम मिनिस्टर की बात मानी गई। तो इस तरीके से ये भी प्रभावी। फिर आते हैं नीलम संजीव रेड्डी, और उसके बाद थे चौधरी चरण सिंह और इंदिरा गांधी, इनके 2 प्राइम मिनिस्टर रहे। नीलम संजीव रेड्डी जब चौधरी चरण सिंह के साथ थे तो आपको याद होगा इमरजेंसी के बाद जो गवर्नमेंट बनी थी वो क्या थी, वो एक गठबंधन की गवर्नमेंट थी। अलग अलग पार्टीज़ ने अलायंस करके गवर्नमेंट बना रखा था। तो यहाँ पर चौधरी चरण सिंह बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन नहीं थे, और ये भी नहीं डिसाइडेड था कि उनको क्लियर हो रहा था कि उनको मेजॉरिटी पूरी है भी कि नहीं है। तो इस समय क्या होगा, इन्होंने पावर को एक्सरसाइज करना शुरू किया। कैसे किया, क्योंकि लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर की कंडीशन वीक थी, इसलिए यहाँ पे प्रेसिडेंट पावर में आ गए। लेकिन जब दोबारा इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में आई फिर से, तो मेजॉरिटी के साथ आई, तो फिर से ये क्या हो गए, डाउन हो गए। क्यों, क्योंकि इंदिरा गांधी अगर असेंबली में क्या थी, मजबूत थी, पार्लियामेंट में मजबूत थी। तो इस तरीके से नीलम संजीव रेड्डी पहले प्रभावी रहते हैं, फिर पैसिव हो जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन प्राइम मिनिस्टर कौन है, और प्राइम मिनिस्टर की पार्लियामेंट में सिचुएशन क्या थी। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब उसके बाद में देखते हैं ज्ञानी जैल सिंह। शुरू में क्या हुआ, इंदिरा गांधी थी,
इंदिरा गांधी प्रभावी थी, ये शांत बैठे रहे। राजीव गांधी जब उसके बाद बने तो राजीव गांधी को नए नए थे, एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं था। तो ज्ञानी जैल सिंह प्रभावी हुए, थोड़ा सा अपनी बातों को कहना शुरू किया। लेकिन उसके बाद में जब इलेक्शन होता है और राजीव गांधी फुल एकदम से बम्पर मेजॉरिटी में आ जाते हैं तो उनकी लोकसभा में सिचुएशन बहुत ही मजबूत हो जाती है, तो ये दब जाते हैं। तो यहाँ पर भी कंडीशन क्या हो गई, लोकसभा में सिचुएशन किसकी कैसी है, ये बातें हुई। फिर उसके बाद में आते हैं आर वेंकट रमन और शंकर दयाल शर्मा। वेंकट रमन के समय में क्या होता है, 3 प्रधानमंत्री आए थे जो कि क्या थे, गठबंधन के थे। वीपी सिंह, चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव, तीनों ही गठबंधन के थे और तीनों ही गठबंधन में सरकारें उतनी मजबूत नहीं होती हैं, इस कारण राष्ट्रपति थोड़े से प्रभावी थे। शंकर दयाल शर्मा के साथ क्या फैक्टर हुआ, शंकर दयाल शर्मा की एज बहुत अधिक थी, एज बहुत अधिक थी, तो इसलिए पीवी नरसिम्हा राव थोड़ा प्रभावी रहे इस समय। इनके साथ में एज बहुत ज़्यादा होने से वो ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे थे। तो सारे फैक्टर जितने हमने, एज, लोकसभा में कंडीशन, सिक्योरिटी, कैरेक्टरिस्टिक, उनके कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक उनका कैसा था, ये सब हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सबसे, यहाँ पे गलत लिखा, के आर नारायणन और प्रधानमंत्री आई के गुजराल और अटल बिहारी, सबसे प्रभावी हमारे राष्ट्रपति। कैसे, समझिएगा। इस समय भी गठबंधन की सरकार चल रही थी। 96 में आपको याद होगा, पहले 13 दिन की सरकार बनती थी, अटल बिहारी जी के एक वोट से गिर जाती थी। फिर आई के गुजराल आए, हरदन हल्ली डुड्डा गुड्डा देवी गौड़ा जी आए, तो गठबंधनों की सरकार, संयुक्त मोर्चा की सरकार चल रही थी। 97 में गुजराल सरकार ने क्या कहा कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। और अब तक ऐसा होता आया था कि जब भी कोई सरकार कहती कि राष्ट्रपति शासन किसी प्रदेश में लगा दिया जाए तो राष्ट्रपति लगा देते थे। लेकिन यहाँ पर के आर नारायणन ने सीधे मना कर दिया, कहा कि मैं नहीं लगाऊंगा। मतलब एक तरीके से उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को क्या किया, खारिज कर दिया, माना ही नहीं। और लोगों ने कहा कि ये 74 का उल्लंघन है, लेकिन उल्लंघन है, लेकिन फिर भी सरकार कुछ नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी, क्योंकि आपको याद होगा प्रेसिडेंट को हटाने के लिए क्या चाहिए, इम्पीचमेंट अगर करना है तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउसेस में। और प्रेसिडेंट को पता था कि ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, गठबंधन की इनकी सरकार है, किसी तरह से तो गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो उन्होंने सीधे मना कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि अगर प्रेसिडेंट सही में पावर यूज़ करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद में ऐसा ही एक प्रयास किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दोबारा। उन्होंने क्या कहा, बिहार में लगा दीजिए। तो इस बार उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट ने कहा कि आप फिर से इस पर विचार कीजिए। लेकिन अटल बिहारी थोड़े से ज़्यादा समझ वाले व्यक्ति थे, उनका समझदारी थोड़ी सी ज़्यादा थी, इमोशनल इंटेलिजेंस थे। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने दोबारा भेजा ही नहीं। लेकिन फिर भी रिटर्न तो प्रेसिडेंट ने किया ही। तो इससे पता चल जाता है कि ये जो टाइम ड्यूरेशन था, ये बहुत ही प्रभावी था राष्ट्रपति के लिए। इसके बाद में हमारे आते हैं कौन, इसके बाद में हमारे आए थे अब्दुल कलाम जी। अब्दुल कलाम और कौन आया था, अटल बिहारी जी। पोखरण के समय से ही दोनों लोग मित्र थे। दोनों लोग को लगा को क्या कि दोनों लोग बहुत अच्छे से रहेंगे, दोनों फ्रेंड भी थे और दोनों बैचलर भी थे, फिर बढ़िया मिल बैठेंगे हम लोग, इस तरीके के विचार थे। लेकिन जब राष्ट्रपति बने अब्दुल कलाम जी, तब कहानी बिल्कुल बदल गई। अब शादीशुदा थे नहीं, कोई जिम्मेदारी थी नहीं, शुरू से पढ़ने का शौक़ रहा था। जब भी कोई पॉलिसी बनती उनके पास जाती, साइन करने के लिए बैठ जाते, पढ़ने के लिए, एक एक क्वेश्चन करते, क्या है, कैसे है, क्यों है, जवाब देते देते अटल बिहारी जी थक जाते। अब उसके बाद में फिर क्या, एक बार ऐसा हुआ कि इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर एक पॉलिसी भेजी उन्होंने साइन करने के लिए, तो राष्ट्रपति ने वापस कह दिया, कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी हुई है कि किस तरीके से जो दागी मंत्री होंगे उन लोग के विषय में बताया जाएगा, लेकिन वो चीज़ इसमें क्लॉज नहीं है। तो ये इस तरह से वापस कर दिया उन्होंने। फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर ने, अटल बिहारी ने फिर से लेकिन उसको भेज दिया एज इट इज़। तो उस बार उन्होंने, अब्दुल कलाम जी ने
एक थोड़ा सा एक सिंसियरिटी दिखाते हुए उसको एज इट इज़ साइन कर दिया, बहुत ज़्यादा बात को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन यहाँ से दोनों के बीच में एक रिफ्ट तो देखने को मिलता है, एक क्वेश्चनिंग तो देखने को मिलती है। क्या एकदम से पैसिव हो गए थे, रबर स्टंप हो गए? नहीं, रबर स्टंप नहीं हुए, क्वेश्चन करना शुरू किया। और उसके बाद जब अगले टाइम पे मनमोहन सिंह जी आए, जब मनमोहन सिंह जी आए तो उस समय भी उनके साथ भी ऐसा ही रिलेशन बना रहा। तो अब्दुल कलाम जी भी क्या थे, बहुत ही एक्टिव थे। यहाँ तक एक्टिवनेस हो गई। उसके बाद में कौन आता है, प्रतिभा पाटिल जी आती हैं। प्रतिभा पाटिल और मनमोहन सिंह एक ही पार्टी के। प्रतिभा पाटिल कोई बहुत ज़्यादा कैरेक्टर, उनका एकदम से व्यक्तित्व ऐसा नहीं प्रभावशाली, कोई जनता पर पकड़ उतना नहीं था, एकदम से बस बना दिया गया था, तो कोई दोनों के बीच में विवाद होना ही नहीं था। उसके बाद में कौन आता है, प्रणब मुखर्जी आते हैं। जिस समय प्रणब मुखर्जी आते हैं उनके पैरेलल में मोदी आ जाते हैं मेजॉरिटी के साथ में, तो क्या दोनों के बीच में कोई विवाद हो सकता था? तो नहीं हो सकता था। तो जब भी आप बताएंगे कि कोई रबर स्टैंप है या नहीं है प्रेसिडेंट, तो उस समय आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे, प्रेसिडेंट का कैरेक्टर कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है, जनता पर पकड़ कैसी है, उसका एज क्या है, उसके कार्य करने की क्षमता क्या है, शैली क्या है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, कैसा है, उसकी लोकसभा में क्या कंडीशन है, इसके आधार पर सारी बातें डिसाइड होती हैं। तो अब आप बता सकते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी किसके किसके राष्ट्रपति के विषय में और प्रधानमंत्री के रिलेशन के संबंध में। अब आप खुद सोच सकते हैं कि क्या एल.के. आडवाणी को कभी बनाते मोदी राष्ट्रपति? क्यों? क्योंकि ये भी तो पावरफुल थे, फिर मोदी और आडवाणी में हमेशा एक रिफ्ट बना रहता। अगर अब्दुल कलाम इतने एक्टिव थे तो क्या कांग्रेस कभी उनको दोबारा पावर में ले आती? नहीं ले आती, क्योंकि फिर से उनके साथ में उन्हें तो एक ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए था जो वो बोल दे वो मान जाए चुपचाप। तो ऐसी बातें, तो अगला भी राष्ट्रपति कौन होगा? वही होगा जो मोदी की पसंद का होगा। कोई पावरफुल पर्सन क्या होगा? नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में चलती हैं, जिसके अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही होती हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम आज हमारा कल होली ही है, अब हम नेक्स्ट मिलेंगे मंडे की शाम को 6:30 बजे, और वहाँ पे हम शुरू करेंगे पार्लियामेंट। ठीक है, अब हम पार्लियामेंट शुरू करेंगे मंडे की शाम को। ठीक है, तो अभी इतने पे ही रोकते हैं। चलिए, थैंक यू।